हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। बस जो हमने एक सीरीज शुरू करी थी एमसीक्यूज की यूनिट 10 से लेकर यूनिट 1 तक, आज हमारी वो सीरीज खत्म होने वाली है। अब हम एक नए सिरे से अपनी सीरीज शुरू करेंगे और इस सीरीज में हमने देखा था कि हमने कम से कम हमने 60 से 70% जो सिलेबस था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और हमें लग नहीं रहा था क्योंकि बीच में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कि हम कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन हमने कंप्लीट कर लिया अपना। अब हम जो आज यूनिट कर रहे हैं वो इकाई एक और इसके बाद सॉरी इकाई दो, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इकाई एक का आ जाएगा और आज हमारी ये जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगी। हमने जो इकाई दो में देखते हैं हिंदी भाषा के विविध रूप नाम से आपका जो शीर्षक है यूनिट दो का वो है, पर उसके अंतर्गत आपका हिंदी के मानकीकरण, राजभाषा, हिंदी भाषा की जो संवैधानिक स्थिति है वो, और कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, ये विशेष रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। और प्रीवियस ईयर में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके लिए हमने एक पीडीएफ तैयार कर रखी है और एक हमने वीडियो भी बना दिया है कि आपको कौन कौन से प्रश्न आए थे। यूनिट वाइज हमने बनाया है कि जैसे यूनिट 10 में 10 प्रश्न पूछे गए या 12 प्रश्न पूछे गए, यूनिट 9 में कितने प्रश्न पूछे गए, हमने नंबर वाइज सब कुछ लिख दिया है। अब तो हम शुरू करते हैं। 80 से ज्यादा प्रश्न इसमें भी हैं इस बारी, पर देखते हैं फिलहाल आज हम कितने कंप्लीट कर पाते हैं। तो हिंदी हमारा शीर्षक है यूनिट दो, और जो यूनिट दो का नाम है वो है हिंदी भाषा के विविध रूप और मानकीकरण। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि जो उत्तर का जो आपके पास स्पष्टीकरण है, जो विश्लेषण है, वो आपको हमने पीडीएफ में यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। बस हम केवल प्रश्न देंगे और दिखाएंगे और उत्तर दिखाएंगे ताकि आप पॉज करके अपने जो उत्तर है उन पर आप टिक लगा पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, टाइटल आपका ये है, प्रश्न हमारा है हिंदी का मानकीकरण किस लिपि से संबंधित है। तो किस लिपि से संबंधित है? देवनागरी लिपि से। ठीक है, अब मैं आपको उत्तर नहीं दिखाऊंगी और मैं सिर्फ कोशिश करूंगी कि प्रश्न बस दिखाऊं। ठीक है, देवनागरी लिपि को मानकीकृत करने में किसका प्रयोग आवश्यक माना गया है? तो शिरोरेखा का। अभी तो ये आंसर आपको दिख गया लेकिन अब नहीं दिखेगा। ठीक है, ये जो पीडीएफ लिखा है ना, तो ये पीडीएफ ये हमारा जो हमने नोट्स बनाए थे ना, उसी से क्वेश्चंस बनाए हैं, इसलिए यहाँ आपको पीडीएफ लिखा है। ठीक है, हिंदी में स्वनिम के लिए स्वतंत्र वर्णों की कमी को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिया गया है? ठीक है, तो क्या सुझाव दिया गया है? नए वर्णों का निर्धारण। ठीक है, आगे देखते हैं। नागरी लिपि में चंद्र बिंदु और अनुस्वार के प्रयोग को लेकर क्या सुझाव है? दोनों को हटाना चाहिए, दोनों को स्वतंत्र रूप से मान्यता मिलनी चाहिए, तो केवल अनुस्वार का उपयोग होना चाहिए, ये चंद्र बिंदु को हटाना चाहिए। तो आपका जो उत्तर होगा, दोनों को स्वतंत्र रूप से क्या करना चाहिए? मान्यता मिलनी चाहिए। तो आपका उत्तर होगा ये वाला। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नागरी लिपि में मानकीकरण में किस विराम चिन्ह को प्राथमिकता दी गई है? ठीक है, तो किस विराम चिन्ह को प्राथमिकता दी गई है? तो जो आपका हिंदी का पूर्ण विराम है, ठीक है, इसको क्या की है दी गई है? हिंदी के पूर्ण विराम को प्राथमिकता दी हुई है। आगे हम देखते हैं प्रश्न अपना, देवनागरी लिपि को दोष मुक्त बनाने के लिए किस प्रकार के प्रयासों का उल्लेख है? तो यहाँ हम देखते तीन, और आगे आगे जो हम इसका है जो स्पेसिफिकेशन है वो भी हम देखेंगे कैसे कैसे है। कैसे कैसे है कि व्यक्तिक, संस्थागत और प्रशासनिक प्रयास, ये तीन प्रकार के प्रयास देवनागरी लिपि को दोष मुक्त बनाने के लिए हैं। नागरी प्रचार आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? कौन थे नागरी प्रचार आंदोलन के? तो राजा राममोहन राय। ठीक है, किसने सत्याग्रह प्रकाश को हिंदी और देवनागरी लिपि में प्रकाशित कराया? तो ये भी आपके समाज सुधारक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, और ये नीचे देखिए डिटेल मैंने इसलिए बोला ना कि आपको मैं बताती हूँ तो बहुत टाइम मेरा वेस्ट जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे आपको स्पेसिफिकेशन दे दिया है। आग की बारह खड़ी का प्रचलन सबसे पहले किसने किसने किया? ये सुझाव किसने दिया? तो ये दिया सावरकर बंधुओं ने दिया। किसने दिया? सावरकर बंधुओं ने। तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए कितने टाइपों का फॉन्ट बनाया? तो उन्होंने बनाया 190 का। ठीक है,
अब आगे जो है वो टाइटल है आपका संपर्क भाषा, माध्यम भाषा और राष्ट्रभाषा से संबंध है। संपर्क भाषा का अर्थ क्या होता है? तो संपर्क भाषा का अर्थ होता है जो भाषा आपके विचार विनिमय और संपर्क को स्थापित करने वाली भाषा होती है, वो आपकी क्या होती है? संपर्क भाषा। प्राचीन काल में भारत की संपर्क भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ठीक है। आधुनिक हिंदी में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में किसने वर्णित किया? किसने वर्णित किया? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, अगर आप एमसीक्यूज लगा रहे हैं तो एमसीक्यूज लगाने का तरीका होता है, क्या होता है? अगर मैंने आपकी स्क्रीन में प्रश्न आ रहा है तो आप केवल पहले प्रश्न को पढ़िए। अगर प्रश्न को पढ़ने पे आपको उत्तर आता है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जैसे ये उत्तर था इसका, ठीक है। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो ठीक है, फिर आप किस पे फोकस कीजिए? इस पे, इस पे, इस पे और इस पे, ठीक है। और इन चारों में से भी अगर आपको नहीं बनता तब आप इसको देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी अगर आप वीडियो से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। माध्यम भाषा का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो संचार और शिक्षा में, ठीक है। राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है? राष्ट्रभाषा क्या होता है? पूरे राष्ट्र में संपर्क और सांस्कृतिक एकता की भाषा है, ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किस तारीख में मान्यता मिली है? तो किस तारीख में राष्ट्रभाषा के रूप में तारीख मिली? ये प्रश्न सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रभाषा नहीं है, यहाँ पर होगी राजभाषा, ठीक है। कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को। यहाँ भी गलत है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है आपकी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन किसने दिया था? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब समर्थन दिया? तो 1918। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि कोयम्बटूर अधिवेशन में महात्मा गांधी थे और हिंदी के राष्ट्रभाषा के संबंध में उन्होंने ये तथ्य दिया। किसने कहा कि हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है? अभी जब आपका लास्ट टाइम 2022 का पेपर हुआ था तो इससे प्रश्न आए थे आपके, ठीक है। जो मैंने यूनिट वाली जो वीडियो बनाई है आप वहां देखिएगा, तो यूनिट 2 में लोक नागरिक के संबंध में प्रश्न आया है। तो हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, किसने दिया? महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने। किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। हिंदी को दक्षिण भारत में प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? तो सी राजगोपालाचारी को जाता है। अब राजभाषा उसकी संवैधानिक स्थिति से प्रश्न है कि राजभाषा का अर्थ क्या होता है? तो सरकारी कार्यों में उपयोग की जाने वाली भाषा। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली है? तो 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया और 26 जनवरी 1950 को जब पूरा हमारा संविधान लागू हुआ तब आपका इसको संवैधानिक मान्यता मिली, ठीक है। निम्न जो निम्नलिखित ये सदस्य दिए हुए हैं, इनमें से हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया? तो किसने दिया? अयंगर स्वामी ने दिया। आगे हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो संघ की राजभाषा जो हम देखते हैं 343 से लेके 351 तक के संविधान के अनुच्छेद दिखते हैं, तो उसमें हमको 343 में ये दिखाई देता है। किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो 351 में दिए गए हैं। राष्ट्रपति के कब के आदेश से हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यों में प्राधिकृत हुआ? कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1952 से 1955 तक, ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 को, 7 जून 1955 को। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर, यानी कि बाल गंगाधर खरे। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो संसदीय जो राजभाषा समिति है उसका गठन हुआ आपका 1957 में। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? 1963 में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे तथ्य आपके लिए। आगे देखते हैं हम, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग देखते हैं। ये सारे टॉपिक से लिए हुए प्रश्न है, ये सारे पीडीएफ में आपको दिए हुए एक एक टॉपिक के प्रश्न। कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विभाग सक्रिय है? तो है राजभाषा विभाग। आगे देखते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापित हुई है आपकी 1960 में।
वैज्ञानिक एवं शब्द, ये प्रश्न आया हुआ है। तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है आपकी 1961 में हुई है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई है? ये प्रश्न पूछे गए थे आपसे, तो 1971 में हुई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्वतंत्र राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई है? तो 1975 में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और हिंदी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को। राजभाषा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर से 21 सितंबर तक। हिंदी सलाहकार समिति का गठन कब हुआ? तो 1950 से 51 के बीच। आगे हम देखते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यूनिट 2 से हैं। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? यह हुआ 1935 में। ठीक है, आगे हम देखते हैं नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो ये थे आपके काका कालेलकर। कौन थे? काका कालेलकर। आगे हम देखते हैं काका कालेलकर। नरेंद्र देव किसने अ की बाराखड़ी को अस्वीकार करने का सुझाव दिया? तो नरेंद्र देव समिति ने दिया। ठीक है, किसने रोमन लिपि के आधार पर नागरी लिपि में सुधार करने का प्रस्ताव रखा? तो श्रीनिवास ने किया। निवास। किसने नागरी लिपि की त्रुटियों का व्यापक विश्लेषण किया? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने किया। किसने छपाई को ध्यान में रखकर मात्राओं को व्यंजन के बाद लिखने का प्रस्ताव दिया? तो ये दिया आपका गोरख प्रसाद ने। जैसे उन्होंने क्या लिखने का प्रस्ताव, जैसे गोरखनाथ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो गोरखनाथ को उन्होंने ऐसा लिखने का प्रस्ताव दिया। ऐसे ये पीडीएफ में सब उल्लेखित है। आगे हम देखते हैं नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में। और यहीं से नागरिक प्रचारणी जो पत्रिका निकली थी वो 1896 में निकली थी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में किसका योगदान था? तो इनका भी था, इनका भी था और इनका भी था। ठीक है, मतलब सभी का। मदन मोहन मालवीय ने कितने लोगों के हस्ताक्षर युक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? 6 लाख। ये प्रतिवेदन किस लिए था? ये हिंदी को राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए था। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे ने क्या गठित किया? तो इन्होंने लिपि सुधार समिति का गठन किया। प्रशासनिक और संस्थागत प्रयास देखते हैं हम कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार परिषद का गठन किया। कब किया? ये किया उन्होंने आपके 1953 में किया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि लिपि सुधार परिषद की अध्यक्षता किसने की? तो राधा कृष्णन ने की। आगे देखते हैं कि 1953 में हिंदी भाषी प्रदेशों में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में कितने नए सुझाव दिए गए? कितने सुझाव दिए गए? तो 2 सुझाव दिए गए। ठीक है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कब मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की? तो 1966 में की। इसमें दो जरूरी चीज है, एक तो शिक्षा मंत्रालय और एक तो मानक देवनागरी वर्णमाला, और तीसरा है 1966। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1 से लेकर 100 तक के जो मानक रूप कब बनाए? समय पूछा गया है, तो 1980 में बनाए हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हिंदी समाचार जगत नामक जो समाचार पत्र है वो कब प्रकाशन, इसका कब शुरू हुआ? तो ये हुआ आपका 1966 में। हिंदी समाचार जगत
भाषा नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? ये सब सरकारी से संपन्न हुआ, इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो भाषा नामक जो त्रैमासिक पत्रिका है, दो प्रश्न बनते हैं, एक तो ये त्रैमासिक है, ठीक है, और दूसरा 1961 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग किसने खोला? तो किसने खोला? कंपनी सरकार ने, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। सीडी मैडकॉफ ने हिंदी के महत्व को कब और किससे लिखा? तो किसने लिखा? तो 1806 में जॉन गिल क्राइस्ट ने। किसने? जॉन गिल क्राइस्ट ने। मुंशी पेठे ने राष्ट्रभाषा नामक पुस्तक कब लिखी? मुंशी पेठे ने राष्ट्रभाषा नामक पुस्तक कब लिखी? तो 1864 में लिखी, ठीक है। आगे हम देखते हैं विशिष्ट व्यक्तियों का योगदान देखते हैं। किसने काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की? तो ये की आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। समय भी नीचे दिया हुआ है। किसने कहा है कि हिंदी सुदीन भारत की राष्ट्रभाषा होगी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे देखते किसने हिंदी की जनतांत्रिक भारत की राजभाषा बतलाया? तो किसने बताया? सी राजगोपालाचारी ने बताया। किसने सबसे पहले राजभाषा शब्द का प्रयोग किया? वेरी इंपॉर्टेंट, विनोद गोदरे ने। उनकी पुस्तक थी सबसे पहले किसने राजभाषा शब्द का प्रयोग किया? तो अगर हम राजनैतिक दृष्टि से देखें तो सी राजगोपालाचारी का नाम आता है, विनोद गोदरे का नाम अभी आएगा आपका प्रयोजन मूलक में, ठीक है। नागरी लिपि में सुधार की योजना सबसे पहले किसने बनाई? तो ये बनाई आपकी महादेव गोविंद रानाडे ने। जस्टिस शारदा चरण मित्र ने क्या गठित किया? लिपि विस्तार समिति या एक लिपि विस्तार समिति। ये आपको पेपर में पूछा गया था 2022 में, ठीक है। किसने पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया? तो किसने दिया? आपके दिया एक मिनट, श्याम सुंदर दास ने। किसने दिया? श्याम सुंदर दास ने दिया। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो रघुनाथ दास ने, श्याम सुंदर दास है, ठीक है। आगे हम देखते हैं किसने महाप्राण वर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे चिन्ह लगाने का प्रस्ताव दिया? तो श्रीनिवास दास ने, ठीक है। किसने हरिजन सेवक पत्र में अ की बारह खड़ी का उपयोग किया? तो महात्मा गांधी ने। इससे दो प्रश्न बनते, एक तो हरिजन सेवक और दूसरा आ की बारह खड़ी का प्रयोग। किसने नागरिक आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा? तो महात्मा गांधी ने। संविधान के कितने भागों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो तीन भागों में दिए गए हैं, भाग 5, भाग 6, भाग 17। संसद की जो भाषा, उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संसद की भाषा का जो उल्लेख है वो है आपके अनुच्छेद 120 में, ठीक है। पहले संसद का है, फिर विधानसभा का है। 120 में संसद का है, 210 में विधानसभा का है। विधानसभा की भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 210 में, ठीक है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के भाषा का उल्लेख किस में है? ये है आपके 348 में। व्यथा निवारण के लिए अभिवेदन की भाषा का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 350 में है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं इसमें। राजभाषा नियम 1976 में कितने नियम है? तो 12 नियम है, ठीक है। 76 के तहत कितने वर्गों में क्षेत्रों को विभाजित किया गया था? यह प्रश्न आपका दूसरे तरीके से आपको पूछा गया था। तो 3 वर्गों में विभाजित किया था, एक क वर्ग और एक ख वर्ग और एक ग वर्ग। इससे आपका प्रश्न पूछा गया था, ख वर्ग में पूछा गया था। क वर्ग में वो राज्य थे जो पूर्णतः हिंदी भाषी थे, ख वर्ग में वो राज्य थे जो हिंदी और अपनी जो राज्य भाषा है उससे मिश्रित थे, और ग वर्ग में ऐसे थे जो हिंदी से बिल्कुल भिन्न थे।
क वर्ग के क्षेत्रों में पत्र व्यवहार किस भाषा में होता है? तो केवल हिंदी में होता है। ख वर्ग में पत्र व्यवहार किस में होता है? हिंदी में होता है और अंग्रेजी में होता है। ठीक है। और ग वर्ग में क्या कैसे होता है? ग वर्ग में हम देखें तो जैसे कौन आते हैं ग वर्ग में हमारे लिए? ग वर्ग में होता है आपका, जो ख वर्ग में होता है वो होता है आपका हिंदी, अंग्रेजी या वो जो भाषा चाहें उनकी जो राजभाषा है उस राजभाषा में। ठीक है। तो यहाँ हमारे लगभग 80 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हुए। इसके आगे क्वेश्चन हम जब हम अगली सीरीज चलाएंगे एमसीक्यूज की, तो वहां पर देखेंगे। वैसे ऑलमोस्ट आपका यूनिट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न ना आए हों। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप यूनिट 1 का वेट कीजिए और यूनिट 1 होने के साथ साथ आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो देखने के